आधुनिक तकनीक के बारे में पढ़ा, तो उसके मन में एक नया विचार जन्मा। अगर पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाए तो क्या खेती को फिर से लाभदायक बनाया जा सकता है? गांव में लोग नई बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करते थे। जब नील ने रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद और ड्रिप सिंचाई का सुझाव दिया तो कई लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, हम वर्षों से ऐसे ही खेती कर रहे हैं, अब तुम हमें सिखाओगे? नील ने बहस नहीं की। उसने तय किया कि वह अपने खेत में प्रयोग करेगा। उसने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया, प्रशिक्षण लिया और छोटे से हिस्से में जैविक सब्जियां उगाईं। शुरुआत में उत्पादन कम था, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता सुधरने लगी। धीरे धीरे उसने फसल विविधीकरण किया, धान और गेहूं के साथ साथ सब्जियां और फल भी। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे ग्राहकों से जुड़ना शुरू किया, ताकि बिचौलियों पर निर्भरता कम हो। उससे प्रेरणा मिली भारत की कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के कार्य से, जिन्होंने हरित क्रांति के माध्यम से देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। नील ने समझा कि हर युग में बदलाव संभव है, बस दृष्टिकोण नया होना चाहिए। उसने वर्षा जल संचयन और सोलर पंप का उपयोग शुरू किया। लागत धीरे धीरे घटने लगी। गांव के कुछ युवाओं ने उसकी सफलता देखी और साथ जुड़ गए। उन्होंने मिलकर एक किसान उत्पादक समूह बनाया, जिससे बीज, उपकरण और बाजार तक पहुंच आसान हुई। कुछ वर्षों में उनके उत्पाद शहरों तक पहुंचने लगे। गांव की तस्वीर बदलने लगी। पहले जहां किसान हताश दिखते थे, अब उनमें आत्मविश्वास था। महिलाएं भी समूह से जुड़ी और खाद्य प्रसंस्करण का छोटा व्यवसाय शुरू किया। बच्चों को यह देखकर प्रेरणा मिली कि खेती भी सम्मान और समृद्धि दे सकती है। नील ने सीखा कि बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। जब तक हम असफलता से डरते रहेंगे, हम नई राह नहीं चुनेंगे। उसने कई बार नुकसान भी झेला, लेकिन हर नुकसान से सीखकर आगे बढ़ा। उसकी पहल को जिला स्तर पर सराहना मिली। लेकिन नील के लिए असली खुशी वह दिन था जब उसके पिता ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि हमारी मिट्टी में अभी भी सोना है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। इस कहानी का संदेश यह है कि परंपरा और नवाचार एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि साथी हो सकते हैं। अगर हम अपने अनुभव को नई जानकारी से जोड़ दें तो असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखो, हर बीज में एक पूरा वृक्ष छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे सही समय, सही देखभाल और सही विश्वास देता है। अगर तुम्हारे अंदर वह विश्वास है तो तुम्हारी मेहनत भी एक दिन हरी भरी फसल बनकर जरूर लहलहाएगी। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में, जहां गर्मियों में लू की लपटें चलती थीं और सर्दियों की रातें साधारण रूप से शांत होती थीं, वहीं रहता था कबीर। उसका घर रेलवे लाइन के पास था। बचपन से ही वह गुजरती ट्रेनों को देखता और कल्पना करता कि हर डिब्बे में बैठा इंसान किसी नए सपने की ओर जा रहा है। उसके पिता स्टेशन पर कुल्ली का काम करते थे और माँ घरों में सिलाई करती थी। आय सीमित थी, लेकिन उम्मीद असीम। कबीर पढ़ाई में सामान्य था, पर उसमें एक अलग जिज्ञासा थी। वह हर मशीन को खोलकर समझना चाहता था। पुराना रेडियो, खराब पंखा, टूटी घड़ी, सब उसके प्रयोग का हिस्सा बन जाते। कई बार चीजें ठीक हो जाती, कई बार और बिगड़ जाती, पर उसकी सीख बढ़ती जाती। स्कूल के विज्ञान मेले में उसने कबाड़ से एक छोटा पंखा बनाया जो बैटरी से चलता था। भले ही वह साधारण था, पर उसमें आत्मविश्वास की पहली चिंगारी थी। समय के साथ उसने इंजीनियर बनने का सपना देखा। आर्थिक स्थिति बाधा थी, इसलिए उसने छात्रवृत्ति की तलाश की, प्रतियोगी परीक्षाएं दी और रात रात भर पढ़ाई की। कई बार थकान इतनी होती कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती, पर सपनों की आवाज उसे जगाए रखती। पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली। दोस्तों ने दूसरे विकल्प चुन लिए, पर कबीर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण किया और दोबारा तैयारी शुरू की। दूसरी बार उसे एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। कॉलेज की दुनिया उसके कस्बे से बिल्कुल अलग थी। नई तकनीक, नए लोग, नई प्रतिस्पर्धा। शुरू में वह घबराया, पर धीरे धीरे उसने खुद को ढाला। उसे विशेष प्रेरणा मिली भारत के महान वैज्ञानिक
एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से, जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से उठकर असाधारण ऊंचाइयां छुईं। कबीर ने महसूस किया कि विनम्रता और मेहनत किसी भी कमी को ताकत में बदल सकती है। कॉलेज के दौरान उसने नवीकरणीय ऊर्जा पर एक प्रोजेक्ट बनाया, कम लागत वाला सोलर चार्जर, जिसे ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल किया जा सके। यह विचार उसके अपने कस्बे की बिजली समस्या से आया था। उसने और उसके साथियों ने महीनों प्रयोग किए, असफल हुए, सुधार किए और अंततः एक कार्यशील मॉडल तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयनित हुआ। यह जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, आत्मविश्वास की थी। डिग्री पूरी करने के बाद कबीर के सामने दो रास्ते थे, एक बड़ी कंपनी में नौकरी या अपने विचार को आगे बढ़ाने का जोखिम। उसने जोखिम चुना। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया, जिसका उद्देश्य सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा समाधान तैयार करना था। शुरुआत कठिन थी, निवेश कम, संसाधन सीमित और बाजार में प्रतिस्पर्धा तीव्र। कई महीनों तक उन्हें लाभ नहीं हुआ। परिवार चिंतित था, पर कबीर का विश्वास अडिग था। धीरे धीरे उनका उत्पाद लोकप्रिय होने लगा। ग्रामीण स्कूलों और छोटे व्यवसायों ने इसे अपनाया। उन्होंने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया, जिससे रोजगार भी बढ़ा। कुछ वर्षों में उनका स्टार्टअप एक सामाजिक उद्यम बन गया, जो न केवल लाभ कमाता था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाता था। एक दिन कबीर अपने कस्बे के उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, जहां वह बचपन में ट्रेनों को देखा करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह खुद एक नई यात्रा का प्रतीक बन चुका था। उसने अपने कस्बे में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां बच्चे और युवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसने सीखा कि असली सफलता तब है जब तुम्हारी उपलब्धियां दूसरों के सपनों को पंख दें। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, साधन सीमित हो सकते हैं पर संकल्प असीम होना चाहिए। असफलता रास्ते का अंत नहीं, दिशा सुधारने का संकेत है। अगर तुम अपने सपनों को मेहनत और धैर्य से सींचते रहो, तो एक दिन वही सपने तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। याद रखो, हर गुजरती ट्रेन एक अवसर की तरह है। सवाल यह नहीं कि ट्रेन कितनी तेज है, बल्कि यह कि क्या तुम उसमें चढ़ने का साहस रखते हो। अगर हाँ तो तुम्हारी मंजिल भी एक दिन तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में, जहां सुबह की शुरुआत चाय की दुकानों पर अखबार की सुर्खियों से होती थी और शामें शांत गलियों में बच्चों की आवाज से गूंजती थी, वहीं रहती थी आयशा। उसके पिता ऑटो चलाते थे और माँ आंगनवाड़ी में काम करती थी। घर बड़ा नहीं था, आगे ये दिया बाबा दादा नहीं था, लेकिन सपनों की जगह बहुत थी। आयशा बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, पर उसकी असली ताकत थी उसकी कल्पना शक्ति। वह अक्सर आसमान को देखती और सोचती कि बादलों के पार क्या है। उसे तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड के रहस्यों में गहरी रुचि थी। स्कूल की लाइब्रेरी में जब उसने अंतरिक्ष पर एक किताब पढ़ी, तो उसकी दुनिया बदल गई। उसने जाना कि भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उससे खास प्रेरणा मिली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सफलताओं से। जब उसने चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वह भी एक दिन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करेगी। रास्ता आसान नहीं था। आसपास के लोग कहते, इतने बड़े सपने मत देखो, पहले अपने हालात देखो। लेकिन आयशा ने तय किया कि हालात उसके सपनों की सीमा नहीं बनेंगे। उसने गणित और विज्ञान पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने ऑनलाइन मुफ्त लेक्चर देखे, पुराने प्रश्न पत्र हल किए और अपने शिक्षकों से अतिरिक्त मार्गदर्शन लिया। कई बार उसे लगता कि वह दूसरों से पीछे है। शहर के बड़े स्कूलों के बच्चों के पास बेहतर संसाधन थे, लेकिन उसने तुलना करना छोड़ दिया और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। 12वीं की परीक्षा में उसने शानदार अंक हासिल किए और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश पाया। कॉलेज में उसे नई चुनौतियां मिली, कठिन पाठ्यक्रम, प्रतिस्पर्धा और समय प्रबंधन। शुरुआत में वह घबराई, पर धीरे धीरे उसने अपनी लय पाली। उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनी। प्रयोगशाला में घंटों बिताना, मॉडल बनाना, सिमुलेशन चलाना
यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। एक प्रोजेक्ट के दौरान उसकी टीम ने एक छोटा सैटेलाइट मॉडल तैयार किया जो मौसम के आंकड़े एकत्र कर सकता था। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयनित हुआ। उस दिन उसे लगा कि उसका सपना अब दूर नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आवेदन किया। चयन प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। जब उसे चयन पत्र मिला तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी दोनों थे। आयशा ने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं, बल्कि हर उस लड़की की जीत है जिसे कभी कहा गया था कि बड़े सपने मत देखो। काम के दौरान उसने जाना कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। उसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ती मौसम पूर्वानुमान तकनीक विकसित करने वाली टीम में काम किया, जिससे किसानों को समय पर जानकारी मिल सके। उसे एहसास हुआ कि अंतरिक्ष में भेजा गया हर सैटेलाइट धरती पर किसी की जिंदगी आसान बनाता है। कुछ वर्षों बाद जब उसने अपने पुराने स्कूल में जाकर बच्चों से बात की तो उसने उनसे कहा, सपने देखो लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी लो। बच्चों की आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी आंखों में थी। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सीमा सिर्फ हमारे डर बनाते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हो और निरंतर मेहनत करते हो तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। याद रखो, आसमान दूर जरूर लगता है लेकिन असंभव नहीं। अगर तुम्हारे भीतर जिज्ञासा, धैर्य और साहस है तो एक दिन वही आसमान तुम्हारे लिए खुल जाएगा। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। बिहार के एक छोटे से कस्बे में, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजान की आवाज से होती थी और दिन भर बाजार में लोगों की चहल पहल बनी रहती थी, वहीं रहता था विवान। उसका परिवार पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। उसके दादा कहते थे कि मिट्टी सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि पहचान होती है। लेकिन समय के साथ प्लास्टिक और मशीन से बने सामान ने पारंपरिक कारीगरों की जगह ले ली थी। घर की आमदनी घट रही थी और काम का सम्मान भी कम होता जा रहा था। विवान यह सब देखता और सोचता कि क्या परंपरा का भविष्य सच में खत्म हो रहा है या उसे नया रूप देने की जरूरत है। बचपन से ही वह अपने दादा के साथ चाक पर बैठता, मिट्टी को आकार लेते देखता और समझता कि धैर्य और संतुलन से ही एक सुंदर घड़ा बनता है। पर साथ ही उसके मन में एक सवाल उठता, अगर इस कला को आधुनिक बाजार से जोड़ा जाए तो क्या इसे फिर से जीवित किया जा सकता है? स्कूल में उसने कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की। इंटरनेट की दुनिया उसके लिए नई थी। उसने देखा कि लोग ऑनलाइन अपने उत्पाद बेच रहे हैं और दुनिया भर के ग्राहक उनसे जुड़ रहे हैं। उसने तय किया कि वह अपने परिवार की कला को डिजिटल मंच तक ले जाएगा। शुरुआत में घर वालों को समझाना आसान नहीं था। उन्हें डर था कि ऑनलाइन काम करना जोखिम भरा है और शायद फायदा ना हो। लेकिन विवान ने हार नहीं मानी। उसने अपने मोबाइल से बर्तनों की तस्वीरें खींची, सोशल मीडिया पर पेज बनाया और स्थानीय मेलों में क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की व्यवस्था शुरू की। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। लोगों को हाथ से बने, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पसंद आने लगे। उसने डिजाइन में भी बदलाव किया। पारंपरिक घड़ों के साथ साथ आधुनिक लैंप, सजावटी वस्तुएं और कस्टमाइज्ड गिफ्ट आइटम बनवाए। उसे प्रेरणा मिली प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी रतन टाटा की सोच से, जिन्होंने हमेशा नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी को महत्व दिया। विवान ने समझा कि व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ लाभ नहीं बल्कि समुदाय का विकास भी होना चाहिए। उसने अपने कस्बे के अन्य कारीगरों को भी जोड़ा और एक स्वयं सहायता समूह बनाया। उन्होंने मिलकर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जहां बुजुर्ग कारीगर युवाओं को पारंपरिक तकनीक सिखाते और युवा उन्हें डिजिटल मार्केटिंग समझाते। इस साझेदारी ने एक नई ऊर्जा पैदा की। कुछ वर्षों में उनका छोटा सा प्रयास एक सफल ब्रांड बन गया, जो देश के कई शहरों तक पहुंच गया। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जिन परिवारों ने कभी यह सोचा था कि उन्हें काम छोड़कर शहर जाना पड़ेगा, अब वे गर्व से अपनी कला को आगे बढ़ा रहे थे।
कस्बे में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया जहां बच्चों को कला और उद्यमिता दोनों सिखाई जाती। विवान ने सीखा कि परंपरा और तकनीक विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हो सकते हैं। एक दिन वह अपने दादा के साथ बैठा था जब दादा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मिट्टी को सिर्फ आकार नहीं दिया, उसे नई पहचान दी है। वह क्षण विवान के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि असली सफलता वही है जो जड़ों को मजबूत करे और भविष्य को रोशन करे। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, अगर तुम अपनी विरासत को समझो और उसे समय के साथ ढालो तो कोई भी बदलाव तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। नवाचार तभी सफल होता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा हो। याद रखो, मिट्टी में अनगिनत रूप छिपे होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे साहस और कल्पना से नया आकार देता है। अगर तुम्हारे भीतर वह साहस है तो तुम्हारी पहचान भी एक दिन दुनिया में चमकेगी। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। बिहार के एक छोटे से कस्बे में, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजान की आवाज से होती थी और दिन भर बाजार में लोगों की चहल पहल बनी रहती थी, वहीं रहता था विवान। उसका परिवार पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। उसके दादा कहते थे कि मिट्टी सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि पहचान होती है। लेकिन समय के साथ प्लास्टिक और मशीन से बने सामान ने पारंपरिक कारीगरों की जगह ले ली थी। घर की आमदनी घट रही थी और काम का सम्मान भी कम होता जा रहा था। विवान यह सब देखता और सोचता कि क्या परंपरा का भविष्य सच में खत्म हो रहा है या उसे नया रूप देने की जरूरत है। बचपन से ही वह अपने दादा के साथ चाक पर बैठता, मिट्टी को आकार लेते देखता और समझता कि धैर्य और संतुलन से ही एक सुंदर घड़ा बनता है। पर साथ ही उसके मन में एक सवाल उठता, अगर इस कला को आधुनिक बाजार से जोड़ा जाए तो क्या इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। स्कूल में उसने कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की। इंटरनेट की दुनिया उसके लिए नई थी। उसने देखा कि लोग ऑनलाइन अपने उत्पाद बेच रहे हैं और दुनिया भर के ग्राहक उनसे जुड़ रहे हैं। उसने तय किया कि वह अपने परिवार की कला को डिजिटल मंच तक ले जाएगा। शुरुआत में घर वालों को समझाना आसान नहीं था। उन्हें डर था कि ऑनलाइन काम करना जोखिम भरा है और शायद फायदा ना हो। लेकिन विवान ने हार नहीं मानी। उसने अपने मोबाइल से बर्तनों की तस्वीरें खींची, सोशल मीडिया पर पेज बनाया और स्थानीय मेलों में क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की व्यवस्था शुरू की। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। लोगों को हाथ से बने, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पसंद आने लगे। उसने डिजाइन में भी बदलाव किया। पारंपरिक घड़ों के साथ साथ आधुनिक लैंप, सजावटी वस्तुएं और कस्टमाइज्ड गिफ्ट आइटम बनवाए। उसे प्रेरणा मिली प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी रतन टाटा की सोच से, जिन्होंने हमेशा नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी को महत्व दिया। विवान ने समझा कि व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ लाभ नहीं बल्कि समुदाय का विकास भी होना चाहिए। उसने अपने कस्बे के अन्य कारीगरों को भी जोड़ा और एक स्वयं सहायता समूह बनाया। उन्होंने मिलकर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जहां बुजुर्ग कारीगर युवाओं को पारंपरिक तकनीक सिखाते और युवा उन्हें डिजिटल मार्केटिंग समझाते। इस साझेदारी ने एक नई ऊर्जा पैदा की। कुछ वर्षों में उनका छोटा सा प्रयास एक सफल ब्रांड बन गया, जो देश के कई शहरों तक पहुंच गया। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जिन परिवारों ने कभी यह सोचा था कि उन्हें काम छोड़कर शहर जाना पड़ेगा, अब वे गर्व से अपनी कला को आगे बढ़ा रहे थे। कस्बे में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जहां बच्चों को कला और उद्यमिता दोनों सिखाई जाती। विवान ने सीखा कि परंपरा और तकनीक विरोधी नहीं, उसकी सपाऊगी साबसा ये रिदुदु नहीं बल्कि सहयोगी हो सकते हैं। एक दिन वह अपने दादा के साथ बैठा था जब दादा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मिट्टी को सिर्फ आकार नहीं दिया, उसे नई पहचान दी है। वह क्षण विवान के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि असली सफलता वही है जो जड़ों को मजबूत करे और भविष्य को रोशन करे। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, अगर तुम अपनी विरासत को समझो और उसे समय के साथ ढालो तो कोई भी बदलाव तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। नवाचार तभी सफल होता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा हो। याद रखो,
मिट्टी में अनगिनत रूप छिपे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे साहस और कल्पना से नया आकार देता है। अगर तुम्हारे भीतर वह साहस है तो तुम्हारी पहचान भी एक दिन दुनिया में चमकेगी। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां दूर दूर तक फैली रेत, तपता सूरज और शाम को सुनहरी आभा बिखेरता आकाश जीवन का हिस्सा थे। उसी गांव में रहती थी सना। उसके पिता ऊंट पालते थे और माँ हाथ से कढ़ाई का काम करती थी। घर साधारण था, पर संस्कार और मेहनत की परंपरा गहरी थी। रेगिस्तान में पानी सबसे कीमती चीज था और हर बूंद की कीमत समझी जाती थी। सना बचपन से देखती आई थी कि कैसे उसकी माँ मटके में भरा पानी बहुत संभाल कर इस्तेमाल करती थी। कई बार गर्मियों में पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। सना के मन में सवाल उठता, क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं? स्कूल में वह पढ़ाई में अच्छी थी, खासकर विज्ञान में। उसे प्रयोग करना अच्छा लगता था। एक दिन उसने किताब में पढ़ा कि सौर ऊर्जा से पानी को शुद्ध किया जा सकता है और भूमिगत जल को निकालने की नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। उसी दिन उसके भीतर एक संकल्प जागा कि वह जल संरक्षण और ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करेगी। उसे प्रेरणा मिली भारतीय अंतरिक्ष और विज्ञान की उपलब्धियों से, विशेषकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सफल परियोजनाओं से, जिन्होंने सीमित संसाधनों में असंभव को संभव किया। उसने सोचा, अगर देश इतना कर सकता है तो एक गांव की समस्या क्यों नहीं सुलझाई जा सकती। पढ़ाई के लिए वह जयपुर गई। वहां उसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत आसान नहीं थी। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, कठिन पाठ्यक्रम और आर्थिक दबाव, सब कुछ एक साथ था। वह हॉस्टल के छोटे कमरे में देर रात तक पढ़ाई करती, प्रोजेक्ट बनाती और अक्सर अपने गांव की याद में भावुक हो जाती। लेकिन हर बार उसे मां की मेहनत और गांव की प्यास याद आती, जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देती। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। सोलर पावर से चलने वाला कम लागत का जल पंप और फिल्ट्रेशन सिस्टम। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसा मॉडल तैयार किया जो धूप से ऊर्जा लेकर गहरे जल स्रोत से पानी खींच सके और उसे पीने योग्य बना सके। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चुना गया और सराहा गया। सना को विश्वास होने लगा कि उसका सपना साकार हो सकता है। डिग्री पूरी करने के बाद उसे शहर में अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसने पहले अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। कई लोगों ने कहा कि वह अवसर छोड़ रही है, पर उसके लिए असली अवसर अपने लोगों के बीच था। उसने पंचायत के सहयोग से अपने प्रोजेक्ट का परीक्षण शुरू किया। शुरुआत में लोगों को भरोसा नहीं था, पर जब पहली बार उस मशीन से साफ पानी निकला तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उस तकनीक को आसपास के गांवों में भी अपनाया गया। महिलाओं को दूर तक पानी लाने की जरूरत कम हुई। बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक असर पड़ा और बीमारियां घटने लगीं। सना ने महसूस किया कि तकनीक तभी सफल है जब वह लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। उसने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया ताकि वे मशीन की देखभाल और संचालन खुद कर सकें। इससे रोजगार भी पैदा हुआ। कुछ वर्षों बाद उसका काम राज्य स्तर पर पहचाना गया। उसे मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया, पर उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह मुस्कान थी जो उसकी मां के चेहरे पर थी, जब उन्होंने कहा, तुमने हमारे गांव की प्यास बुझा दी। सना ने समझा कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में राहत लाए। इस कहानी का संदेश यह है कि समस्याएं चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हों, उनका समाधान खोजा जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ संकल्प, ज्ञान और साहस की। अगर तुम अपने लक्ष्य को समाज की भलाई से जोड़ दो तो तुम्हारी मेहनत कई गुना प्रभावशाली हो जाती है। याद रखो, रेगिस्तान में भी जीवन पनप सकता है अगर सही दिशा और प्रयास मिल जाए। उसी तरह कठिन परिस्थितियों में भी आशा की धारा बह सकती है। अगर तुम हार न मानो, तुम्हारे भीतर भी वह क्षमता है जो किसी के जीवन में रोशनी और राहत ला सकती है। बस अपने सपनों पर विश्वास रखो और कदम बढ़ाते रहो। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में,
बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के किनारे बहने वाली शांत नदी के पास आरुषि का घर था। घर बड़ा नहीं था, पर उसमें सपनों की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता एक छोटे से पुस्तकालय में काम करते थे और मां सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। बचपन से ही आरुषि को किताबों से प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वह अपने पिता के साथ पुस्तकालय में बैठकर अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ती रहती। इतिहास, विज्ञान, साहित्य। हर विषय उसे एक नई दुनिया में ले जाता, लेकिन उसके टेम करना पड़ता था। कभी कभी रास्ते में कीचड़ होता, कभी तेज धूप, पर उसने शिकायत करना नहीं सीखा था। स्कूल में वह पढ़ाई में तेज था, पर उससे भी ज्यादा जिज्ञासु था। उसे सवाल पूछना पसंद था। आसमान नीला क्यों है? बिजली कैसे बनती है? मशीनें कैसे काम करती हैं? उसके विज्ञान शिक्षक ने उसकी जिज्ञासा को पहचाना और उसे अतिरिक्त किताबें पढ़ने के लिए दी। एक दिन शिक्षक ने उसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ने को दी। उस किताब ने विवेक के जीवन की दिशा बदल दी। उसे एहसास हुआ कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी बड़े सपने देख सकता है और उन्हें सच कर सकता है। उसने निश्चय किया कि वह इंजीनियर बनेगा और अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों का जीवन आसान हो जाए। 12वीं कक्षा के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह महंगे कोचिंग संस्थान में पढ़ सके, इसलिए उसने पुस्तकालय से किताबें लेकर और पुराने प्रश्न पत्र हल करके तैयारी की। रात को दुकान बंद होने के बाद वह चाय की दुकान के एक कोने में बैठकर पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी होती कि आंखें बंद होने लगती। लेकिन वह अपने लक्ष्य को याद कर फिर से किताब खोल लेता। उसके दोस्त अक्सर कहते कि इतना संघर्ष क्यों कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर ले। लेकिन विवेक जानता था कि अगर उसने अभी हार मानी तो पूरी जिंदगी समझौते में गुजर जाएगी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। शहर में जाकर उसने एक नई दुनिया देखी। बड़ी इमारतें, आधुनिक प्रयोगशालाएं, नई तकनीकें। शुरुआत में उसे अपने गांव की पृष्ठभूमि के कारण झिझक महसूस हुई, लेकिन उसने तय किया कि वह खुद को कम नहीं समझेगा। उसने पढ़ाई में पूरी मेहनत की और साथ ही कई प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया। उससे खास रुचि नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण तकनीक में थी। उसने देखा कि कैसे सौर ऊर्जा और कम लागत वाली मशीनें गांवों में क्रांति ला सकती हैं। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो कम लागत में सोलर पैनल से चलने वाला सिंचाई पंप था। उसका उद्देश्य था कि छोटे किसान बिना अधिक खर्च के अपने खेतों में सिंचाई कर सकें। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और उसे कई कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिले। लेकिन विवेक के मन में हमेशा अपने गांव की छवि रहती थी। सूखे खेत, मेहनत तत्तन और शाहबयारी से मेहनत करते किसान और सीमित संसाधन। उसने एक साहसी फैसला लिया और कुछ साल नौकरी करने के बाद अपने क्षेत्र में वापस लौटने की योजना बनाई। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद वह अपने कस्बे लौटा और वहां एक छोटी तकनीकी स्टार्टअप शुरू की। उसने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया और सोलर पंप तथा अन्य कम लागत वाली मशीनें बनाना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। धन की कमी, लोगों का अविश्वास और प्रशासनिक बाधाएं सामने थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे किसानों ने उसकी तकनीक अपनानी शुरू की। खेतों में हरियाली बढ़ी, फसल उत्पादन में सुधार हुआ और लोगों की आय बढ़ने लगी। उसके प्रयासों से न केवल आर्थिक बदलाव आया, बल्कि लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब वे समझ चुके थे कि उनके अपने क्षेत्र का युवा भी समाधान ला सकता है। विवेक ने महसूस किया कि असली सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि में नहीं, बल्कि सामूहिक प्रगति में है। उसने शिक्षा पर भी ध्यान दिया और गांव में एक छोटा पुस्तकालय शुरू किया ताकि अन्य बच्चे भी बड़े सपने देख सकें। इस कहानी का सार यही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी साधारण क्यों न हों, सपने असाधारण हो सकते हैं। मेहनत, धैर्य और स्पष्ट लक्ष्य किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अगर तुम अपने सपनों को समाज की भलाई से जोड़ दो तो तुम्हारी सफलता कई गुना अर्थपूर्ण हो जाती है। याद रखो, हर छोटा कदम एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है।
तुम्हारे भीतर भी वही क्षमता है, बस खुद पर विश्वास रखो और लगातार आगे बढ़ते रहो। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव में नील नाम का एक लड़का रहता था। गांव चारों ओर से ऊंचे देवदार के पेड़ों और दूर बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा था। सुबह की हवा में ठंडक होती और शाम को आसमान इतने तारों से भर जाता कि लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड धरती के करीब आ गया हो। नील का परिवार साधारण था। उसके पिता जंगल विभाग में एक छोटे कर्मचारी थे और मां पाए स्थानीय स्कूल में रसोई का काम करती थी। घर में सुविधाएं सीमित थीं, पर प्यार और अनुशासन की कमी नहीं थी। बचपन से ही नील को आकाश में झिलमिलाते तारे आकर्षित करते थे। वह अक्सर छत पर लेटकर घंटों आसमान देखता और सोचता, इन तारों के पार क्या है? क्या वहां भी जीवन है? क्या कोई और दुनिया है? स्कूल में विज्ञान उसका प्रिय विषय था। एक दिन उसके शिक्षक ने अंतरिक्ष अनुसंधान पर एक विशेष कक्षा ली और भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया। शिक्षक ने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने चंद्रमा और मंगल तक अपने यान भेजे। यह सुनकर नील की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव में अच्छी कोचिंग की सुविधा नहीं थी। इंटरनेट भी कभी चलता, कभी नहीं। किताबें सीमित थीं। फिर भी नील ने हार नहीं मानी। वह हर दिन स्कूल के बाद पुस्तकालय जाता, पुराने विज्ञान के पत्र पढ़ता और जो समझ नहीं आता उसे नोटबुक में लिखकर अगली बार शिक्षक से पूछता। उसने छोटे छोटे प्रयोग घर पर शुरू किए। पुराने रेडियो के हिस्सों से सर्किट बनाना, सोलर कुकर तैयार करना और कागज के मॉडल रॉकेट बनाना। कई बार उसके प्रयोग असफल होते, चीजें टूट जाती, लेकिन हर असफलता उसे कुछ नया सिखा देती। 12वीं कक्षा के बाद उसने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और दिन रात मेहनत की। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना, दिन में स्कूल जाना और शाम को अभ्यास प्रश्न हल करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसके दोस्त कभी कभी मजाक भी उड़ाते कि पहाड़ के इस छोटे गांव से कोई अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैसे बनेगा, लेकिन नील ने उनकी बातों को अपने संकल्प की आग बना लिया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान में प्रवेश मिल गया। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, आधुनिक प्रयोगशालाएं और प्रतिस्पर्धा का माहौल, सब कुछ अलग था। शुरुआत में उसे अपने गांव की सादगी याद आती, लेकिन उसने खुद को ढाल लिया। उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनी और अपने प्रोजेक्ट्स में पूरी लगन से जुट गया। उसे रॉकेट प्रणोदन और उपग्रह प्रणाली में विशेष रुचि थी। कॉलेज के दौरान उसने एक टीम के साथ मिलकर एक छोटा छात्र उपग्रह डिजाइन किया, जिसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सराहा गया। यह अनुभव उसके लिए आत्मविश्वास का स्रोत बना। डिग्री पूरी करने के बाद उसने अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी एक परियोजना में काम करना शुरू किया। वहां उसे समझ आया कि बड़े सपने देखने के साथ साथ धैर्य और टीम वर्क कितना जरूरी है। उसने कई बार जटिल गणनाएं दोबारा की, असफल परीक्षणों का सामना किया और लंबी रातों तक प्रयोगशाला में काम किया। लेकिन हर असफल प्रयास के बाद वह अपने पहाड़ी गांव की ठंडी रातों और तारों भरे आसमान को याद करता, जिसने उसके सपनों को जन्म दिया था। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद वह उस टीम का हिस्सा बना जिसने एक महत्वपूर्ण उपग्रह मिशन पर काम किया। जब प्रक्षेपण का दिन आया और रॉकेट आसमान की ओर बढ़ा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे उसके गांव का हर तारा आज मुस्कुरा रहा हो। सफलता मिलने के बाद भी उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह समय समय पर अपने गांव लौटता और स्कूल के बच्चों से मिलकर उन्हें विज्ञान के बारे में बताता। उसने वहां एक छोटा विज्ञान क्लब शुरू किया, जहां बच्चे प्रयोग कर सकें और अपने सवाल पूछ सकें। उसने महसूस किया कि असली उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत पहचान नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करना है। इस कहानी का संदेश यही है कि सपनों की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। चाहे तुम पहाड़ के छोटे गांव से हो या बड़े शहर से, अगर तुम्हारे भीतर जिज्ञासा, मेहनत और धैर्य है तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। परिस्थितियां भले ही सीमित हों,
पर सोच सीमित नहीं होनी चाहिए। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है और हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। याद रखो, तुम्हारे भीतर भी एक आसमान है, बस उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो और निरंतर प्रयास करते रहो। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसे एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक लड़की रहती थी। चारों ओर रेत के टीले, दूर दूर तक फैली सुनहरी जमीन और गर्म हवाओं के बीच उसका बचपन बीता। पानी वहां सबसे कीमती चीज था। गांव के लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाते थे और हर बूंद की कीमत समझते थे। सरिता के पिता ऊंट गाड़ी चलाते थे और मां घर के काम के साथ साथ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। घर की हालत साधारण थी, लेकिन सरिता के सपने असाधारण थे। बचपन से ही वह देखती थी कि पानी की कमी के कारण गांव की फसलें सूख जाती हैं, महिलाएं घंटों पानी ढोती हैं और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता? स्कूल में उसे भूगोल और विज्ञान पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी अध्यापिका ने भारत में जल संरक्षण के प्रयासों के बारे में बताया और प्रसिद्ध जल संरक्षक राजेंद्र सिंह का उदाहरण दिया, जिन्होंने सूखे इलाकों में नदियां फिर से जीवित की। यह सुनकर सरिता के मन में आशा की किरण जगी। उसने निश्चय किया कि वह जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करेगी। लेकिन राह आसान नहीं थी। गांव में उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं थी। 10वीं के बाद कई लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती थी। समाज की सोच भी सीमित थी। लड़कियां घर संभालें, यही काफी है। पर सरिता ने हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता को समझाया कि अगर वह पढ़ेगी तो पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है। बहुत समझाने के बाद उसे शहर के कॉलेज में दाखिला लेने की अनुमति मिली। शहर की जिंदगी उसके लिए नई और चुनौतीपूर्ण थी। हॉस्टल में रहना, सीमित पैसों में गुजारा करना और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, सब कुछ संतुलित करना आसान नहीं था। उसने पर्यावरण विज्ञान में स्नातक किया और फिर जल संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल की। पढ़ाई के दौरान उसने कई शोध परियोजनाओं में हिस्सा लिया, जहां उसे वर्षा जल संचयन, चेक डैम निर्माण और पारंपरिक जल संरचनाओं के पुनर्जीवन के बारे में गहराई से सीखने का मौका मिला। डिग्री पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसके मन में अपने गांव की तस्वीर साफ थी। सूखी जमीन, प्यासे खेत और थकी हुई औरतें। उसने फैसला किया कि वह अपने ज्ञान का उपयोग अपने क्षेत्र के लिए करेगी। बट वह वापस अपने गांव लौटी और लोगों को समझाना शुरू किया कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से पानी की समस्या कम की जा सकती है। शुरुआत में लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कि यह सब किताबों की बातें हैं, जमीन पर काम नहीं आएंगी। लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। उसने स्वयं सेवकों की एक टीम बनाई, गांव के युवाओं को जोड़ा और वर्षा जल संचयन के छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए। पुराने तालाबों की सफाई करवाई, छोटे चेक डैम बनवाए और घरों में पानी बचाने की तकनीकें सिखाई। पहले साल बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन दूसरे साल जब बारिश हुई तो तालाबों में पानी जमा होने लगा। धीरे धीरे खेतों की हरियाली लौटने लगी। महिलाओं को दूर से पानी लाने की जरूरत कम हो गई। बच्चों की पढ़ाई पर भी सकारात्मक असर पड़ा। सरिता का काम आसपास के गांवों तक फैल गया। प्रशासन ने भी ध्यान दिया और उसे सरकारी परियोजनाओं में शामिल किया गया। कुछ वर्षों बाद वही गांव, जो कभी सूखे और निराशा का प्रतीक था, अब आत्मनिर्भरता और उम्मीद का उदाहरण बन गया। सरिता को कई मंचों पर सम्मानित किया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह मुस्कान थी जो उसने अपने गांव की महिलाओं और किसानों के चेहरों पर देखी। उसने महसूस किया कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाए। इस कहानी का संदेश साफ है, समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो और ज्ञान के साथ मेहनत जुड़ी हो तो समाधान जरूर निकलता है। समाज की सोच बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की दृढ़ता पूरी दिशा बदल सकती है। अगर तुम अपने सपनों को सिर्फ अपने तक सीमित न रखकर समाज के हित से जोड़ दो तो तुम्हारा हर कदम इतिहास लिख सकता है। याद रखो,
बदलाव की शुरुआत एक सोच से होती है और वह सोच तुम्हारे भीतर भी जन्म ले सकती है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। बिहार के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। कस्बा गंगा के किनारे बसा था, जहां सुबह सुबह सूरज की किरणें नदी के पानी पर पड़ती तो लगता जैसे सोना चमक रहा हो। आरव का परिवार साधारण था। उसके पिता एक छोटे दुकानदार थे और मां घर संभालती थी। घर में संसाधन सीमित थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही आरव को मशीनों और कंप्यूटरों में गहरी दिलचस्पी थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वह टूटे हुए रेडियो और घड़ियों को खोलकर समझने की कोशिश करता कि वे काम कैसे करते हैं। स्कूल में उसे गणित और कंप्यूटर विषय बहुत पसंद थे। एक दिन उसके स्कूल में डिजिटल शिक्षा पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत के डिजिटल बदलाव का जिक्र हुआ और बताया गया कि कैसे तकनीक गांवों तक पहुंच रही है। उस दिन पहली बार उसने सुना कि देश में बैठती डिजिटल इंडिया जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। वह घर लौटा तो उसके मन में एक ही सवाल था, क्या तकनीक सच में उसके जैसे छोटे कस्बे के बच्चों का भविष्य बदल सकती है? समस्या यह थी कि उसके कस्बे में इंटरनेट की सुविधा कमजोर थी। कंप्यूटर लैब में सिर्फ 2 पुराने कंप्यूटर थे, अपेक्षाकृत थे, जो अक्सर खराब रहते। लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किताबों से प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातें सीखनी शुरू की। जहां इंटरनेट मिलता, वहां से मुफ्त संसाधन डाउनलोड कर लेता और घर आकर ऑफलाइन पढ़ाई करता। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू किए। एक साधारण कैलकुलेटर प्रोग्राम, फिर एक छोटा गेम और बाद में एक ऐसा ऐप जो स्थानीय दुकानदारों को हिसाब रखने में मदद करे। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा कस्बे में होने लगी। 12वीं के बाद उसने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने का निर्णय लिया। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उसने दिन रात मेहनत की। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अतिरिक्त ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे भी कमाए। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। शहर की दुनिया अलग थी, तेज रफ्तार, नई तकनीकें और कड़ी प्रतिस्पर्धा। शुरुआत में उसे लगा कि वह पीछे रह जाएगा, क्योंकि बाकी छात्रों के पास बेहतर संसाधन और अनुभव थे। लेकिन उसने अपने कस्बे की संघर्षपूर्ण जिंदगी को अपनी ताकत बना लिया। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, ऑनलाइन कोर्स पूरे किए और हैकाथॉन में हिस्सा लिया। एक प्रतियोगिता में उसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक कम डेटा खपत वाला शिक्षा ऐप तैयार किया, जो कमजोर इंटरनेट में भी चल सके। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। उनका लक्ष्य था तकनीक को छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंचाना। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां स्थानीय व्यापारी डिजिटल भुगतान, स्टॉक प्रबंधन और ग्राहक संपर्क आसानी से कर सकें। शुरुआत में निवेश की कमी थी। कई बार उन्हें असफलता मिली, निवेशकों ने मना कर दिया और टीम के कुछ सदस्य हतोत्साहित हो गए। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी टीम को याद दिलाया कि उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि बदलाव लाना है। धीरे धीरे उनका प्लेटफॉर्म लोकप्रिय होने लगा। आसपास के जिलों में भी लोग उसे अपनाने लगे। कुछ वर्षों में उनका स्टार्टअप एक सफल कंपनी बन गया। आरव को कई मंचों पर बुलाया जाने लगा, जहां वह अपनी कहानी साझा करता। उसने हमेशा कहा कि सफलता का असली अर्थ है अपनी जड़ों को न भूलना। उसने अपने कस्बे में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर और कोडिंग सिखाई जाती थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से दूर न हो। इस कहानी का संदेश यह है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी सीमित क्यों न हो, अगर तुम्हारे पास सीखने की जिद और मेहनत की आदत है, तो तुम अपने लिए नई राह बना सकते हो। तकनीक, शिक्षा और संकल्प मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। हर छोटे कस्बे में, हर साधारण घर में एक असाधारण कहानी छिपी होती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और लगातार प्रयास करते रहने की। याद रखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से डरकर रुकते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। यह रही एक और बिल्कुल नई, लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में विस्तार के साथ।
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में विवान नाम का एक लड़का रहता था। गांव चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ था, जहां सुबह होते ही पक्षियों की आवाज और बैलों की घंटियों की धुन सुनाई देती थी। विवान का परिवार खेती पर निर्भर था। बरसात ठीक हो जाए तो फसल अच्छी, वरना साल भर की मेहनत पर संकट आ जाता। बचपन से ही विवान अपने पिता को खेत में संघर्ष करते देखता था। कई बार सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती और कभी फसल का सही दाम नहीं मिलता। एक दिन उसने अपने पिता को कहते सुना, काश हमें पहले से पता चल जाता कि मौसम कैसा रहेगा तो हम तैयारी कर लेते। वही वाक्य उसके दिल में बैठ गया। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर ऐसा कुछ करेगा जिससे किसानों की मुश्किलें कम हो सकें। स्कूल में वह औसत छात्र था, लेकिन विज्ञान और भूगोल में उसकी गहरी रुचि थी। वह आसमान के बदलते रंगों को देखकर अनुमान लगाने की कोशिश करता कि बारिश होगी या नहीं। उसने अपनी कॉपी में मौसम के बदलाव का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। किस दिन कितनी धूप रही, कितनी हवा चली, कितनी बारिश हुई। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि प्रकृति के अपने पैटर्न होते हैं। एक शिक्षक ने उसकी लगन देखकर उसे मौसम विज्ञान के बारे में किताब दी। वह किताब उसके लिए नई दुनिया का दरवाजा थी। उसने जाना कि सैटेलाइट, डेटा और तकनीक की मदद से मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। गांव में इंटरनेट बहुत कमजोर था, और सुया और था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी शहर जाने का मौका मिलता, वह साइबर कैफे में बैठकर मौसम से जुड़े लेख पढ़ता। उसने यूट्यूब और मुफ्त ऑनलाइन कोर्स से डेटा विश्लेषण सीखना शुरू किया। घर लौटकर वह अपने नोट्स बनाता और खेतों में काम करते हुए भी अपने मन में नए विचारों को आकार देता। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, जहां उसने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत आसान नहीं थी। अंग्रेजी में पढ़ाई, बड़े शहर का माहौल और आर्थिक दबाव, सब कुछ एक साथ था। कई बार उसे लगा कि वह वापस गांव लौट जाए, लेकिन हर बार पिता की मेहनत भरी छवि उसे आगे बढ़ने की ताकत देती। कॉलेज के दौरान उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ऐसा मोबाइल ऐप बनाना जो स्थानीय स्तर पर मौसम का सटीक अनुमान दे सके। उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों से पिछले 10 वर्षों का मौसम डेटा इकट्ठा किया। फिर मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किया जो तापमान, हवा की दिशा और नमी के आधार पर अगले कुछ दिनों का अनुमान लगाए। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसने अनगिनत रातें जाग कर बिताई। कई बार उसका मॉडल गलत परिणाम देता, लेकिन हर गलती उसे और बेहतर सीख देती। आखिरकार उसने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो छोटे किसानों के लिए उपयोगी साबित हुआ। उसने अपने गांव में इसका परीक्षण किया। किसानों को पहले से सूचना मिलने लगी कि कब तेज बारिश हो सकती है या कब सूखा पड़ सकता है। वे उसी अनुसार बुवाई और कटाई की योजना बनाने लगे। परिणाम सकारात्मक आए। फसल का नुकसान कम हुआ और लोगों का विश्वास बढ़ा। धीरे धीरे उसके ऐप की चर्चा आसपास के जिलों तक फैल गई। कुछ वर्षों बाद उसका स्टार्टअप बन गया, जिसका उद्देश्य था स्मार्ट खेती, सुरक्षित भविष्य। उसने अपनी कंपनी में ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार दिया और उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया। विवान ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह अक्सर कहता, मैंने जो सीखा वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो हर मौसम में उम्मीद बोते हैं। उसकी पहल से कई गांवों में डिजिटल मौसम केंद्र स्थापित हुए। किसान अब अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा पर भरोसा करने लगे। इस कहानी का संदेश साफ है, समस्याएं हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि दिशा देने के लिए आती हैं। अगर तुम अपने आसपास की किसी तकलीफ को पहचान कर उसे हल करने का संकल्प ले लो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मेहनत, धैर्य और सीखने की भूख मिलकर किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। याद रखो, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से शुरू होता है और वही विचार किसी दिन हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी बन सकता है। यह रही एक और बिल्कुल नई, गहरी, प्रेरणादायक और विस्तृत कहानी, निरंतर प्रवाह में भावनाओं और सीख से भरपूर। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। कस्बा रेत के टीलों से घिरा हुआ था, जहां गर्मियों में सूरज जैसे आग बरसाता था और सर्दियों में ठंडी हवाएं हड्डियों तक उतर जाती थीं। आरव का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ घर पर सिलाई का काम करती थी।
घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन सपनों की कमी कभी नहीं थी। आरव बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव का था। वह अक्सर लोगों को देखता और समझने की कोशिश करता कि कौन खुश है और कौन अंदर से टूटा हुआ। उसे लोगों की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। उसकी दादी अक्सर कहा करती थी, हर इंसान के अंदर एक समंदर होता है, बस कोई उसे पढ़ने वाला चाहिए। यह बात उसके दिल में उतर गई। स्कूल में वह कोई टॉपर नहीं था, बना था, लेकिन उसकी लिखावट और सोच बहुत अलग थी। जब भी शिक्षक कोई निबंध लिखने को कहते, वह अपने आसपास की सच्ची कहानियों को शब्दों में पिरो देता। एक बार उसने अपने पिता की चाय की दुकान पर आने वाले मजदूरों के संघर्ष पर एक लेख लिखा। शिक्षक इतने प्रभावित हुए कि यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। झारखंड के एक छोटे से गांव में कर्ण नाम का एक लड़का रहता था। गांव घने जंगलों और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा था। सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती और शाम को ढलता सूरज आसमान को नारंगी रंग में रंग देता। कर्ण का परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता एक खदान में मजदूरी करते थे और मां घर के साथ साथ महुआ के फूल इकट्ठा कर बेचती थी। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। कई बार घर का खर्च चलाना भी कठिन हो जाता था। लेकिन कर्ण के माता पिता ने एक बात हमेशा सिखाई, ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कर्ण बचपन से ही अलग सोच वाला था। उसे मशीनों और बिजली से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी थी। गांव में अक्सर बिजली चली जाती थी। अंधेरे में लोग लालटेन और दियों का सहारा लेते। एक रात जब उसकी मां अंधेरे में खाना बना रही थी और धुएं से उनकी आंखों में पानी आ गया, तो कर्ण के मन में एक विचार आया, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे गांव में सस्ती और स्थायी रोशनी लाई जा सके। स्कूल में उसने विज्ञान को गंभीरता से लेना शुरू किया। संसाधन कम थे, प्रयोगशाला नाम मात्र की थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बहुत बड़ी थी। उसने पुराने बैटरियों और तारों से छोटे छोटे सर्किट बनाना शुरू किया। कई बार झटका भी लगा, कई बार प्रयोग असफल हुआ, क्या है सही था, लेकिन वह रुका नहीं। उसके शिक्षक ने उसकी लगन देखकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा पर एक किताब दी। उसमें उसने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ करेगा। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह महंगी कोचिंग ले सके। उसने खेतों में काम किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और उसी पैसे से किताबें खरीदी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना उसकी आदत बन गई। कई बार थकान इतनी होती कि शरीर जवाब देने लगता, लेकिन मन हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। शहर की जिंदगी अलग थी। बड़े बड़े क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, साय और सुशान और तेज प्रतिस्पर्धा। शुरुआत में उसे लगा कि वह दूसरों से पीछे है। कई छात्र अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते थे। उनके पास बेहतर संसाधन थे, लेकिन कर्ण ने तुलना करना छोड़ दिया और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उसने हर विषय को समझने के लिए अतिरिक्त समय दिया। लाइब्रेरी में घंटों बैठना और प्रोफेसरों से सवाल पूछना उसकी दिनचर्या बन गई। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, कम लागत वाला सोलर लाइट सिस्टम, जिसे गांवों में आसानी से लगाया जा सके। उसने ध्यान रखा कि यह सिस्टम इतना सरल हो कि स्थानीय लोग खुद उसकी मरम्मत कर सकें। उसका प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। कुछ कंपनियों ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन कर्ण के मन में अपने गांव की तस्वीर थी। अंधेरे में पढ़ते बच्चे, धुएं से भरे रसोई घर और अनिश्चित भविष्य। उसने नौकरी के साथ अनुभव लिया, कुछ सालों तक काम किया और पैसे बचाए। फिर उसने अपने राज्य में एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिनाई आई। निवेशक भरोसा नहीं कर रहे थे, लोगों को नई तकनीक अपनाने में झिझक थी, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि सौर ऊर्जा कैसे काम करती है और इससे क्या लाभ होगा। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। कई घरों में सोलर लाइटें लग गईं। बच्चे रात में बेहतर रोशनी में पढ़ने लगे। महिलाओं को रसोई में धुएं से राहत मिली। खदानों में काम करने वाले मजदूरों के घरों में भी उजाला पहुंचा। कर्ण का काम फैलने लगा। उसने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया
ताकि वे इंस्टॉलेशन और मरम्मत का काम कर सकें। जिससे रोजगार भी पैदा हुआ। कुछ वर्षों बाद उसका प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर पहचान पाने लगा। उसे मंचों पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह दिन था जब उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे गांव में अंधेरा नहीं रहता। उस एक वाक्य ने उसकी सारी मेहनत को सार्थक कर दिया। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारे अंदर जिद और संकल्प है तो तुम बदलाव ला सकते हो। असली सफलता वही है जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन करे। हर समस्या एक अवसर है, बस उसे पहचानने और हल करने का साहस चाहिए। याद रखो, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। अगर तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लो तो तुम भी किसी के जीवन में उजाला बन सकते हो। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। महाराष्ट्र के एक छोटे से समुद्री कस्बे में अनिकेत नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर समुद्र के किनारे था, जहां सुबह सुबह मछुआरों की नावें लहरों को चीरते हुए दूर निकल जाती और शाम को ढलते सूरज के साथ वापस लौटती। अनिकेत का परिवार पीढ़ियों से मछली पकड़ने का काम करता था। उसके पिता समुद्र में जाते और मां मछलियां साफ कर बाजार में बेचती। जीवन अनिश्चित था, कभी जाल भरकर आता तो कभी खाली। तूफान का डर हमेशा बना रहता। अनिकेत बचपन से ही देखता था कि समुद्र जितना देता है उतना ही कभी कभी छीन भी लेता है। उसने कई बार नावों को क्षतिग्रस्त होते देखा, मौसम की अचानक मार झेलते लोगों को देखा। उसके मन में सवाल उठता, क्या कोई तरीका नहीं जिससे मौसम और समुद्र की जानकारी पहले से मिल सके ताकि जोखिम कम हो। स्कूल में उसे भूगोल और विज्ञान में खास रुचि थी। वह मानचित्रों को ध्यान से देखता और समुद्री धाराओं के बारे में पढ़ता। एक दिन उसके शिक्षक ने भारतीय समुद्री अनुसंधान और उपग्रह प्रणाली के बारे में बताया और उल्लेख किया कि कैसे देश में उन्नत मौसम पूर्वानुमान तकनीक विकसित की जा रही है। उस दिन अनिकेत को लगा कि विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि उसके अपने जीवन से जुड़ा है। उसने ठान लिया कि वह समुद्री मौसम विज्ञान के क्षेत्र में काम करेगा। घर की आर्थिक स्थिति साधारण थी, कई बार फीस भरना भी मुश्किल हो जाता। अनिकेत ने पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की मदद करना जारी रखा। रात में वह टॉर्च की रोशनी में पढ़ता। इंटरनेट की सुविधा सीमित थी, अब कहा, पर जब भी मौका मिलता वह समुद्री डेटा, तूफानों के पैटर्न और मौसम मॉडल के बारे में पढ़ता। उसने अपने कस्बे के पिछले कई वर्षों के तूफानों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया और उनका विश्लेषण करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि समुद्र के भी अपने संकेत होते हैं। 12वीं के बाद उसने मौसम विज्ञान और डेटा विश्लेषण में उच्च शिक्षा लेने का निर्णय लिया। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उसने दिन रात मेहनत की। कई बार थकान और आर्थिक चिंता उसे परेशान करती, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं डिगा। अंततः उसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिल गया। शहर की पढ़ाई चुनौतीपूर्ण थी। जटिल गणनाएं, उपग्रह डेटा का विश्लेषण और मॉडलिंग, सब कुछ नया था। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लाइब्रेरी में अतिरिक्त समय बिताकर और प्रोफेसरों से मार्गदर्शन लेकर उसने अपनी समझ मजबूत की। कॉलेज के दौरान उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा मोबाइल प्लेटफॉर्म जो छोटे मछुआरों को सरल भाषा में मौसम और समुद्री चेतावनी की जानकारी दे सके। उसने देखा कि कई बार सरकारी चेतावनियां तकनीकी भाषा में होती हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं होता। उसने अपने ऐप में स्थानीय भाषा का उपयोग किया और अलर्ट सिस्टम को सरल बनाया। प्रोजेक्ट को सराहना मिली और उसे आगे विकसित करने के लिए समर्थन भी मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कुछ वर्षों तक शोध संस्थान में काम किया, अनुभव हासिल किया और फिर अपने कस्बे में लौट आया। उसने स्थानीय प्रशासन और मछुआरा समुदाय के साथ मिलकर अपने प्लेटफॉर्म को लागू किया। अब समुद्र में जाने से पहले मछुआरे अपने मोबाइल पर मौसम की ताज़ा जानकारी देख सकते थे। तूफान की चेतावनी समय पर मिलती और कई जानें बची। अनिकेत ने महसूस किया कि उसका सपना केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं
की सामूहिक सुरक्षा था। धीरे धीरे उसके प्रयासों को व्यापक पहचान मिली। अन्य तटीय क्षेत्रों में भी उसका मॉडल अपनाया गया। उसने युवाओं को प्रशिक्षित किया कि वे डेटा समझ सकें और तकनीक का उपयोग कर सकें। उसके पिता गर्व से कहते, मेरा बेटा अब समुद्र को पढ़ता है। यह वाक्य उसके लिए किसी सम्मान से कम नहीं था। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। अगर तुम अपने आसपास की समस्या को ध्यान से देखो और उसे हल करने का संकल्प लो, तो वही तुम्हारा उद्देश्य बन सकता है। शिक्षा और तकनीक का सही उपयोग समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, निरंतर प्रयास और धैर्य तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। याद रखो, हर लहर अपने साथ चुनौती भी लाती है और अवसर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे किस नजर से देखते हो। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। मध्य प्रदेश के एक छोटे से आदिवासी बहुल गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। गांव घने जंगलों और छोटी पहाड़ियों से घिरा था। सुबह की हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू घुली रहती और शाम को ढलते सूरज के साथ पूरा आसमान सुनहरे रंग में रंग जाता। आर्या का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता वन विभाग में दैनिक मजदूर थे और मां जंगल से लकड़ी व टेरी जड़ी बूटियां लाकर बेचती थी। घर में बिजली अक्सर नहीं रहती थी, पानी दूर के कुएं से लाना पड़ता था और पढ़ाई के साधन बेहद सीमित थे। लेकिन आर्या की आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ करने की, कुछ बदलने की। बचपन से ही वह अपनी मां के साथ जंगल जाती और पेड़ पौधों के बारे में सवाल पूछती। कौन सी जड़ी किस काम आती है, कौन सा पेड़ कितने साल में बड़ा होता है। उसे प्रकृति से गहरा लगाव था। एक दिन उसने देखा कि गांव के पास का एक हिस्सा अवैध कटाई से उजड़ चुका है। जहां पहले हरियाली थी, वहां अब सूखी जमीन और कटे हुए ठूंठ थे। उस दृश्य ने उसके मन को झकझोर दिया। उसने तय किया कि वह पर्यावरण और वन संरक्षण के क्षेत्र में कुछ करेगी। स्कूल में विज्ञान उसका पसंदीदा विषय था। उसके शिक्षक ने उसकी जिज्ञासा देखकर उसे भारत की प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता वंदना शिवा के बारे में बताया, जिन्होंने प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा के लिए काम किया। यह जानकर आर्या को लगा कि एक व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने ठान लिया कि वह पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और अपने जंगलों की रक्षा करेगी। लेकिन राह आसान नहीं थी। गांव में 10वीं के बाद पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। कई लड़कियां कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ देती थीं। समाज की सोच भी सीमित थी। आर्या ने अपने माता पिता को समझाया कि अगर वह पढ़ेगी तो पूरे समुदाय का भविष्य बदल सकता है। बहुत प्रयासों के बाद उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। शहर की जिंदगी चुनौतीपूर्ण थी। नया माहौल, भाषा की दिक्कत, आर्थिक दबाव। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और पार्ट टाइम काम करके अपने खर्च पूरे किए। उसने पर्यावरण विज्ञान में स्नातक किया और फिर वन प्रबंधन में विशेषज्ञता डिग्री पूरी करने के बाद उसे शहर में नौकरी का अवसर मिला। लेकिन उसका मन अपने गांव की ओर खिंच रहा था। वह वापस लौटी और गांव के लोगों को संगठित करना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं था कि जंगलों को बचाकर भी रोजगार मिल सकता है। लेकिन आर्या ने समझाया कि अगर वे मिलकर सामुदायिक वन प्रबंधन करें तो जड़ी बूटियों, शहद और इको टूरिज्म से आय बढ़ाई जा सकती है। उसने स्वयं सहायता समूह बनाए, महिलाओं को प्रशिक्षित किया और युवाओं को वन संरक्षण की तकनीक सिखाई। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। अवैध कटाई कम हुई, नए पौधे लगाए गए और कुछ वर्षों में हरियाली लौटने लगी। गांव में इको टूरिज्म की शुरुआत हुई, जहां पर्यटक आकर स्थानीय संस्कृति और प्रकृति का अनुभव करने लगे। इससे रोजगार बढ़ा और लोगों की आय में सुधार हुआ। आर्या ने महसूस किया कि असली विकास वही है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे। कुछ वर्षों बाद उसके प्रयासों को राज्य स्तर पर पहचान मिली। उसे सम्मानित किया गया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह दिन था जब उसने उसी उजड़े हुए क्षेत्र में फिर से घने पेड़ खड़े देखे। उसके पिता ने गर्व से कहा, तुमने हमारे जंगलों को नई जिंदगी दी। यह सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम्हारे भीतर दृढ़ संकल्प और सही दिशा है
तो तुम बदलाव ला सकते हो। प्रकृति की रक्षा और समाज की उन्नति साथ साथ चल सकती है। याद रखो, हर छोटा कदम भविष्य की बड़ी तस्वीर बनाता है। अगर तुम अपने सपनों को अपने समाज और पर्यावरण की भलाई से जोड़ दो तो तुम्हारी मेहनत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकती है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। केरल के एक छोटे से तटीय गांव में निवेदिता नाम की एक लड़की रहती थी। गांव नारियल के पेड़ों, शांत बैकवाटर और समुद्र की नम हवा से भरा हुआ था। सुबह नावों की हलचल से दिन की शुरुआत होती और शाम को मंदिर की घंटियों व लहरों की आवाज मिलकर एक अलग ही संगीत रच देती। निवेदिता का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता एक छोटी नाव के मालिक थे और मछली पकड़ने का काम करते थे, जबकि मां स्थानीय स्वयं सहायता समूह में काम करती थी। जीवन सरल था, पर चुनौतियां कम नहीं थीं। हर साल मानसून के समय बाढ़ का खतरा मंडराता। कई बार पानी घरों में घुस जाता, सामान खराब हो जाता और बच्चों की पढ़ाई रुक जाती। निवेदिता ने बचपन से यह सब देखा था। एक बार भयंकर बारिश में उनका घर भी जलमग्न हो गया। उस रात उसने अपनी किताबों को पानी से बचाने के लिए ऊंची शेल्फ पर रखा और मन ही मन सोचा, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे पहले से चेतावनी मिल सके और नुकसान कम किया जा सके। स्कूल में उसे गणित और कंप्यूटर बहुत पसंद थे। वह पैटर्न पहचानने में तेज थी। एक दिन विज्ञान की कक्षा में उसके शिक्षक ने आपदा प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि डेटा, सेंसर और उपग्रह तकनीक की मदद से बाढ़ की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। उसी दिन निवेदिता के मन में एक विचार अंकुरित हुआ। वह डेटा और तकनीक की मदद से अपने गांव को सुरक्षित बनाएगी। 12वीं के बाद उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। शहर की पढ़ाई आसान नहीं थी। नई भाषा, नई संस्कृति और प्रतिस्पर्धा से भरा वातावरण, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और पार्ट टाइम काम भी किया। रातों को वह कोड लिखती, दिन में कक्षाएं अटेंड करती और खाली समय में ऑनलाइन कोर्स से डेटा साइंस सीखती। कई बार उसका प्रोग्राम बार बार फेल होता, लेकिन उसने हर गलती से सीखने का निश्चय किया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा सिस्टम जो स्थानीय स्तर पर वर्षा के आंकड़ों, नदी के जलस्तर और मिट्टी की नमी को मिलाकर बाढ़ की संभावना का पूर्वानुमान दे सके। उसने अपने गांव के पिछले 15 वर्षों के डेटा इकट्ठा किए और मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किया। कई महीनों की मेहनत के बाद उसका मॉडल सटीक परिणाम देने लगा। प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और उसे आगे विकसित करने के लिए अनुदान भी मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी का अवसर मिला, लेकिन उसके दिल में अपने गांव की याद और जिम्मेदारी थी। उसने कुछ साल अनुभव लेकर और धन बचाकर अपने राज्य में एक स्टार्टअप शुरू किया। उसका लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत वाला आपदा चेतावनी सिस्टम तैयार करना। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं था कि एक युवा लड़की इतनी बड़ी समस्या का समाधान ला सकती है, लेकिन निवेदिता ने हार नहीं मानी। उसने पंचायत, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर अपने सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले मानसून में ही उसका सिस्टम काम आया। समय रहते चेतावनी मिलने से कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर चले गए। नुकसान पहले से काफी कम हुआ। लोगों का विश्वास बढ़ा। धीरे धीरे उसके मॉडल को आसपास के जिलों में भी अपनाया गया। निवेदिता ने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया ताकि वे डेटा समझ सकें और सेंसर की देखभाल कर सकें। इससे रोजगार भी उत्पन्न हुआ। कुछ वर्षों में उसका प्रयास राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका था। उसे मंचों पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह मुस्कान थी जो उसने अपने पिता के चेहरे पर देखी जब उन्होंने कहा, अब हमें बारिश से डर नहीं लगता। उसने समझा कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में सुरक्षा और आशा लाए। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। समस्याएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें दिशा देने के लिए आती हैं। अगर हम अपने आसपास की चुनौती को पहचान कर उसे हल करने का संकल्प लें, तो वही हमारी पहचान बन सकती है। शिक्षा, तकनीक और दृढ़ निश्चय मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। याद रखो, हर कठिन परिस्थिति के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अगर तुम साहस के साथ आगे बढ़ो
तो तुम भी अपने समाज के लिए परिवर्तन का कारण बन सकते हो। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े, हिमाचल प्रदेश के एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में ईशान नाम का एक लड़का रहता था। गांव ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा था, जहां बादल कई बार जमीन को छूते हुए गुजरते थे। सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती और गर्मियों में सेब के बागानों की खुशबू हवा में घुल जाती। ईशान का परिवार सेब की खेती करता था। उसके पिता सुबह सुबह बागानों में चले जाते और मां घर के साथ साथ फलों की पैकिंग में मदद करती। जीवन मेहनत से भरा था, लेकिन प्रकृति की सुंदरता में संतुलन भी था। फिर भी एक बड़ी समस्या थी, बदलता मौसम। कभी ओलावृष्टि से पूरी फसल बर्बाद हो जाती, कभी अनियमित बारिश से सेब की गुणवत्ता खराब हो जाती। ईशान ने कई बार अपने पिता को निराश होकर कहते सुना, अगर मौसम का सही अंदाजा होता तो हम अपनी फसल बचा लेते। वही वाक्य उसके दिल में गूंजता रहा। स्कूल में ईशान को गणित और भौतिकी बहुत पसंद थे। वह अक्सर पहाड़ों की चोटी पर बैठकर बादलों की चाल देखता और सोचता कि प्रकृति के इन बदलावों के पीछे कौन सी ताकत काम करती है। एक दिन उसके विज्ञान शिक्षक ने जलवायु परिवर्तन और आधुनिक मौसम पूर्वानुमान तकनीकों के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे डेटा, सेंसर और उपग्रह मिलकर सटीक जानकारी देते हैं। उस दिन ईशान को लगा कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि उसके अपने खेतों और बागानों से जुड़ा है। उसने ठान लिया कि वह ऐसा समाधान ढूंढेगा जिससे किसानों को समय रहते मौसम की जानकारी मिल सके। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। गांव में इंटरनेट कमजोर था और पढ़ाई के संसाधन सीमित। फिर भी ईशान ने हार नहीं मानी। उसने पुराने मोबाइल पर उपलब्ध सामग्री से सीखना शुरू किया, मुफ्त ऑनलाइन व्याख्यान डाउनलोड किए और हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश की। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और पर्यावरणीय डेटा विश्लेषण में विशेष रुचि ली। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी उसके लिए नई थी। शुरुआत में उसे भाषा और आत्मविश्वास की कमी महसूस हुई। तो है, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह पीछे नहीं हटेगा। कॉलेज के दौरान उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ऐसा स्मार्ट सेंसर सिस्टम जो बागानों में तापमान, आर्द्रता और हवा की गति को मापकर किसानों को अलर्ट दे सके। उसने अपने गांव के बागानों से डेटा इकट्ठा किया और मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किया। कई महीनों तक उसका सिस्टम सही परिणाम नहीं देता था। कभी अलर्ट देर से आता, कभी गलत भविष्यवाणी हो जाती, लेकिन हर असफलता उसे बेहतर बनाने का अवसर देती रही। उसने अपने प्रोफेसरों से सलाह ली, कोड सुधारा और बार बार परीक्षण किए। आखिरकार उसका सिस्टम सफल हुआ। उसने अपने गांव में इसका परीक्षण किया। जब पहली बार ओलावृष्टि की चेतावनी समय पर मिली और किसानों ने अपने बागानों को ढककर नुकसान कम कर लिया, तो लोगों का विश्वास बढ़ा। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों ने भी इस तकनीक को अपनाया। ईशान ने एक स्टार्टअप शुरू किया और स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया ताकि वे सेंसर इंस्टॉल और मेंटेन कर सकें। इससे रोजगार भी पैदा हुआ और गांव में तकनीकी जागरूकता भी बढ़ी। कुछ वर्षों बाद उसका प्रयास राज्य स्तर पर पहचान पाने लगा। उसे मंचों पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह दिन था जब उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, अब हम मौसम से डरते नहीं, हम तैयार रहते हैं। यह सुनकर ईशान की आंखें नम हो गईं। उसने समझा कि असली सफलता वही है जो परिवार और समाज के जीवन में स्थायी बदलाव लाए। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम्हारे भीतर जिज्ञासा, धैर्य और दृढ़ संकल्प है तो तुम समाधान खोज सकते हो। समस्याएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर असफलता एक नई सीख देती है और हर सीख हमें मंजिल के करीब ले जाती है। याद रखो, पहाड़ कितने भी ऊंचे क्यों न हो, लगातार कदम बढ़ाने वाला अंततः उनकी चोटी तक पहुंच ही जाता है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। कस्बा नदी के किनारे बसा था, जहां सुबह सुबह आरती की आवाज और मछुआरों की नावों की हलचल से दिन की शुरुआत होती थी।
मीरा का परिवार साधारण था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। घर में पैसे कम थे, लेकिन उम्मीद और संस्कार बहुत थे। मीरा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह संवेदनशील थी। वह अक्सर देखती कि उसके आसपास कई बच्चे स्कूल छोड़कर काम करने लगते हैं, खासकर लड़कियां जिनकी पढ़ाई जल्दी छूट जाती थी। यह बात उसे अंदर से परेशान करती। एक दिन उसने अपनी सहेली को रोते हुए देखा, क्योंकि उसके परिवार ने उसकी पढ़ाई बंद कर दी थी। उसी दिन मीरा ने मन में ठान लिया कि वह शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेगी जिससे किसी का सपना अधूरा न रह जाए। स्कूल में उसे साहित्य और इतिहास बहुत पसंद थे। वह किताबों में डूबकर नई दुनिया की कल्पना करती। उसकी शिक्षिका ने एक बार कक्षा में भारत की महान शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। यह कहानी मीरा के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि अगर एक महिला समाज की सोच बदल सकती है तो वह भी कोशिश कर सकती है। लेकिन चुनौतियां सामने थीं। 10वीं के बाद उसके परिवार की आर्थिक हालत और कमजोर हो गई। कई रिश्तेदारों ने सलाह दी कि अब मीरा को घर संभालना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी आंखों में सपना देखा और उसका साथ दिया। मीरा ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने शिक्षा में स्नातक किया और फिर सामाजिक कार्य में मास्टर्स किया। पढ़ाई के दौरान उसने ग्रामीण शिक्षा प्रणाली की कमियों को समझा। संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, जो सबसे बड़ी समस्या लड़कियों की पढ़ाई को लेकर सामाजिक